गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RW सिविल सर्विसेज पर। और मैं हूं तैयार आपके लिए NCERT सार बैच की क्लास लेकर। आज क्लास यह शाम की होगी और कल भी क्लास यह शाम की ही होगी। कुछ मीटिंग वगैरह के लिए व्यस्त रहना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से कल भी यह क्लास शाम को होगी। मैं अपेक्षा रखता हूँ कि बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मैं चाहता था कि जैसे इस सप्ताह पूर्वावलोकन वाला क्लास समाप्त हो जाएगा, तो मैं इसको 2 घंटे करना चाह रहा था क्लास को, ताकि और जल्दी से सिलेबस पूरा हो सके। और सुबह वह संभव नहीं होता है क्योंकि सुबह बहुत सारी क्लासेस चल रही होती है। तो क्यों ना 4 बजे से 6 बजे से जब भी आप उपयुक्त समझें क्लास को रखा जाए। अगर दूसरी क्लासेस करते हैं तो 6 बजे ठीक होता है। अगर इसको आप चाहें तो ऑफलाइन में देख सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। तब तक PDF वगैरह भी अपलोड हो जाता है। तो अगर 6 बजे से 8 बजे तक रात में रोज़ लें क्लास, तो धीरे 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 हमारा यह सिलेबस जल्दी पूरा हो जाएगा। यानी 1 घंटे में जितना समय लगेगा उससे काफ़ी कम समय में हमारा यह सिलेबस पूरा हो जाएगा, ताकि अन्य भी विषयों के लिए समय बचाया जा सके। मैं चाहता हूं कि अक्टूबर तक में यह NCERT सार बैच आपका फिनिश हो जाए। तो आज और कल तो खैर शाम को होना ही होना है। और फिर देखते हैं आगे कुछ टाइमिंग शायद एक आध सप्ताह के लिए चेंज करना पड़े, क्योंकि दूसरे बहुत सारे क्लासेस वगैरह होते हैं। तो कुछ दिन की बात होगी, तो हो सकता है कि टाइमिंग थोड़ा सा चेंज करना पड़े। वेरी गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। चूँकि रोज़ मॉर्निंग में मिलते हैं तो आज गुड इवनिंग में मिल रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग टुन टुन। मेरी तबीयत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तबीयत वगैरह तब सब कुछ फर्स्ट क्लास है, हमेशा ख़राब नहीं होता है। एक्चुअल क्या होता है कि थोड़ा वर्कलोड होता है, जो काम होता है ना वह बहुत अधिक होता है। तो इसकी वजह से थोड़ा टाइम को मैनेज करना होता है, टाइम को थोड़ा मैनेज करना होता है। और देखते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है। ठीक है, 4 से 6 अगर आप लोग कंफर्ट है तो 6 कर देंगे। कुछ बच्चे 6 कह रहे हैं, तो देखते हैं कैसा हो सकता है। देखो, दोनों बातें हैं हमारे पास। एक रिकॉर्डेड मोड में भी एक क्लास ऑलवेज अवेलेबल होता है, तो आवश्यक नहीं है कि हम लाइव ही क्लास करें। बाद में भी जा कर के आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि टीचर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टाइम मैनेज करना। अभी मैं सुबह 5 बजे से अगर लगता हूँ, टाइम मैनेज नहीं होने की वजह से सबसे बड़ा दोष क्या हो रहा है कि आपका कॉपी समय से चेक होकर के नहीं जाता है, टाइम ही नहीं मिलता है। मैंने 2 दिन से कॉपी ही चेक नहीं की है। और कल मैंने प्रश्न दिया था आपको लिखने के लिए यूट्यूब वाले पर, और वह क्वेश्चन आकर के पढ़ा होगा, लेकिन मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यहाँ पर कर सकूँ, क्योंकि इसके बाद तुरंत पूर्वावलोकन सीरीज भी चल रहा है। तो पूर्वावलोकन के लिए करते करते फिर 8 हो जाता है और फिर सुबह क्लास हो जाती है। तो सुबह शाम का ये चक्कर बड़ा भारी सा होता है। तो क्यों ना इसको शाम को शिफ्ट करते हैं, ताकि 2 घंटे की क्लास लें। 2 घंटे की अगर 1 महीने भी हम क्लास ले लेते हैं अक्टूबर तक, तो बहुत आराम से सिलेबस अपना पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैनेज करने की ज़रूरत होगी। ठीक है बच्चे, वेरी गुड इवनिंग। देख लेते हैं कैसे, क्योंकि सभी बच्चों के हिसाब से तो नहीं चल पाएंगे, क्योंकि वह चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसी न किसी को तो सर्वाइव करना ही पड़ेगा। और जैसे आज सुबह वाले बच्चे नहीं आ पाएंगे, शाम वाले बच्चे होंगे, कभी शाम वाले होंगे, सुबह वाले नहीं होंगे। सभी बच्चों के हिसाब से चलना तो बड़ा नामुमकिन है। डिसाइड तो मुझे ही करना पड़ेगा। चैप्टर चल रहा है आपका 8वीं सदी का भारत, और आज से लेकर के कल तक यह चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे एक नए चैप्टर को, पेशवा के अधीन मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य, अगर यहाँ NCERT के थ्रू चले, यहाँ पर भी हमें पर्याप्त इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। पेशवा के अधीन मराठा साम्राज्य, देखिए मैंने सुबह भी आपको बताया था, हो सकता है उसमें आप क्लास में नहीं होंगे, कि जो मराठा साम्राज्य हम देखते हैं उसको हम 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। एक्चुअली उसका 3 कार्यकाल हमें दिख जाता है। और यहाँ जो हमें मूलतः पढ़ना है वह पढ़ना है थर्ड वाले में। जैसे हम मराठा प्रशासन को देखेंगे, मराठा साम्राज्य को अगर देखते हैं, मराठा साम्राज्य को अगर देखें तो मराठा साम्राज्य हमें 3 भागों में विभाजित दिखाई देता है। इसका विकास क्रम मराठा साम्राज्य हो जाएगा। पहला जो हो जाएगा वह हो जाएगा शिवाजी तथा संभाजी का काल। ये पहला काल संभाजी का काल हो जाएगा, और यह मान के चलते हैं 1656 से और 1689 तक यह आ जाएगा। फिर देखते हैं राजा राम तथा ताराबाई का काल। राजा राम तथा ताराबाई का काल, ताराबाई का काल, और यह आपका बहुत व्यवस्थित तो नहीं, लेकिन 1689 से 1707
तक यह चलता रहेगा। और तीसरा अगर कार्यकाल देखेंगे, वह देखेंगे पेशवा तथा साहू का काल हो जाएगा। पेशवा तथा साहू का काल जो होगा वह होगा 1707 से लेकर के और 1818 तक यहाँ पर आपका चलेगा। इसके बाद यह मराठा साम्राज्य विघटित हो जाता है। इसके बाद मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त होता है। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। इसको जो सेकेंड वाला भाग है उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है और उसको हम लोग थर्ड वाले में ही मिला देते हैं। और यहाँ पर हमें थर्ड वाले को बेसिकली पढ़ना है। ये जो आप देख रहे हैं ये थर्ड फेज, सेकेंड फेज को उसके साथ ही मिला करके पढ़ लेते हैं। वह हमें अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दिमाग में एक फ्रेम जरूर बनना चाहिए। ये कहीं किताबों में नहीं लिखा होता है। मैंने इसको इतिहास को नए तरीके से लिख दिया ताकि आपको समझने में थोड़ी कम कठिनाई हो जाए। कम कठिनाई होगी, स्वाभाविक है कि आपको फिर याद रखना आसान हो जाएगा। याद रखना क्या हो जाएगा, याद रखना आसान हो जाएगा। हाँ, 1 घंटे की ही क्लास आज ले पाएंगे क्योंकि पूर्वावलोकन सीरीज चल रहा है। पूर्वावलोकन सीरीज वाले में हम लोग इन्वॉल्व होंगे। मराठा साम्राज्य हम देखते हैं हो जाता है। अब अगर देखें यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इस यहाँ से अगर शुरू करें तो कहानी यहीं से शुरू होगी। 1689 में क्या होता है, 1689 में संभाजी को औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया। औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया। मृत्युदंड दे दिया गया। इसके पश्चात दे दिया गया तथा संभाजी के पुत्र साहू साहू जी को गिरफ्तार कर औरंगाबाद के जेल में डाल दिया गया। वो गिरफ्तार कर लिया गया। इस बुरी स्थिति में कर लिया गया। इस स्थिति में शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम के नेतृत्व में राजा राम ने मराठों को संगठित किया। राजा राम ने मराठों को संगठित करने का कार्य किया। राजा राम ने मराठों को संगठित करने का कार्य किया। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा क्रम स्थापित करेंगे। आशा करता हूं कि यहां तक आपने बातें समझी होंगी। दूसरा है कि 1689 में जब संभाजी को औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दे दिया जाता है तो और संभाजी के पुत्र साहू जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो अब यहां पर मराठों का कोई नेतृत्व तो बचा नहीं। अब उसके स्थान पर हम क्या देखते हैं, शिवाजी का जो दूसरा पुत्र था राजा राम, वह मराठों को संगठित करने में सफल होता है और थोड़ा दूर हट करके। अब ये कहेंगे कि राजा राम कैसे बच गया, जब औरंगजेब खोज रहा था तो राजा राम कैसे बच गया। तो राजा राम पीछे हट जाता है, यानी सुदूर दक्षिण चला जाता है, औरंगजेब की पहुंच से बाहर चला जाता है और वहीं रह करके मराठों को संगठित करने का कार्य करता है। लेकिन थोड़े दिन बाद ही राजा राम का देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनकी पत्नी ने राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर शासन करना प्रारंभ किया। यहाँ पर लिख लेंगे, थोड़ा क्लियरिटी हो जाएगी, क्योंकि फिर आगे जब हम एडवांस पर जाएंगे तो ये सब बातें फिर हमें दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। क्या लिखा, 1689 में संभाजी को औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया और संभाजी के पुत्र साहू जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस स्थिति में शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम ने मराठों को संगठित करने का काम किया। आगे हम क्या देखते हैं, आगे जब राजा राम की मृत्यु होगी, राजा राम की मृत्यु हो गई, तो उसके पश्चात हम क्या देखते हैं, उसके पश्चात उनकी विधवा ताराबाई के द्वारा अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के प्रतिशासिका के रूप में शासन किया गया। आगे जब राजा राम की मृत्यु हो गई तो उनके पश्चात उनकी विधवा जो है ताराबाई के द्वारा अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर, शिवाजी सेकंड के नाम पर शासन किया गया।
यानी मराठों को संगठित करने का कार्य किसने किया? ताराबाई ने किया। विधवा है, विडो है, लेकिन उनका एक पुत्र है, शिवाजी द्वितीय नाम उनका दिया गया है। जो बड़े लोग होते हैं उनका हम देखते हैं कि एक ही नाम से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब चलता रहता है। जैसे पृथ्वीराज थर्ड हुआ करते थे, तीसरे नंबर के पृथ्वीराज थे। जैसे हम देखते हैं सवाई जयसिंह, सवाई का मतलब होता है जूनियर जयसिंह, सवाई का मतलब क्या होगा? जूनियर होगा। तो सवाई जयसिंह का मतलब है कि जयसिंह फर्स्ट कोई और थे, ये जयसिंह सेकंड नंबर के शासक थे। तो इस तरह से हम फर्स्ट सेकंड देखते हैं। यहाँ पर शिवाजी द्वितीय है, एक्चुअली देखा जाए पौत्र होगा शिवाजी का, उनका पोता होगा। तो यहाँ पर इनके द्वारा शासन किया जा रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। औरंगजेब भी अपनी जगह है, ये भी अपनी जगह है। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो वहाँ जो प्रतिशासक वहाँ पर थे, जैसे आजम है, उसके द्वारा साहू को मुक्त कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है। इसलिए फ्री कर दिया जाता है ताकि मराठा क्षेत्र में एक गृहयुद्ध की स्थिति बने और फिर मुगलों के ऊपर मराठे हमला ना कर सके। उद्देश्य अच्छा नहीं था, सुनने में अच्छा लगता है कि जैसे साहू को फ्री कर दिया, लेकिन यहाँ पर उद्देश्य यह नहीं था कि साहू से उनको फायदा होना है या द्रवीभूत हो गए साहू की स्थिति को देख करके, बल्कि यहाँ पर इसलिए मुक्त किया गया कि जैसे ही साहू जाएगा मराठा क्षेत्र में, वैसे ही गृहयुद्ध की स्थिति बनेगी, क्योंकि ताराबाई का गुट और साहू का गुट दोनों आमने सामने आएगा। मराठे जब आपस में लड़ते रहेंगे तब तक मुगल शासन सुरक्षित रहेगा। और आजम जो उस समय औरंगजेब बादशाह का पुत्र था, उसने सोचा जब तक ये लड़ता रहेगा मैं जाऊंगा, बादशाह बन जाऊंगा और फिर दक्षिण आकर के इसको कुचल डालूंगा। ऐसा उद्देश्य उसने निर्धारित किया, लेकिन सोचा हुआ इसका काम आया नहीं और इस वजह से यहां पर समस्याएं बढ़ती चली गई। वेरी गुड इवनिंग। तो शिवाजी सेकंड के नाम पर शासन किया गया किनके द्वारा? ताराबाई के द्वारा। पश्चात उनकी विधवा ताराबाई के द्वारा अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर शासन किया गया। आगे क्या होता है? आगे औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, आगे औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जब उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हुआ, उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हुआ, तो हम क्या देखते हैं? उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हुआ तो उस दशा में साहू तथा उनके संबंधियों को मुक्त कर दिया गया। संबंधियों को मुक्त कर दिया गया। इस उद्देश्य से कर दिया गया। उद्देश्य था कि मराठों के दोनों गुटों में, उद्देश्य था कि मराठों के ताराबाई गुट तथा शाहू गुट के मध्य क्या हो जाए? मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हो जाए, जिससे संघर्ष प्रारंभ हो ताकि मुगल साम्राज्य, ताकि क्या सके? मराठे मुगल क्षेत्र पर हमला ना कर सके, मुगल क्षेत्र पर हमला ना कर सके, ताकि मराठे मुगल क्षेत्र पर हमला ना कर सके। आगे औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जब उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हुआ तो उस दशा में साहू तथा उनके संबंधियों को मुक्त कर दिया गया। उद्देश्य था कि मराठों के ताराबाई गुट तथा साहू गुट के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हो ताकि मराठे मुगल क्षेत्र पर हमला ना कर सके, क्योंकि साउथ का जो एरिया है मुगलों के अधीन, वहां पर मराठे अब प्रभावी हो रहे हैं। तो मराठों को काबू में रखने के लिए उनको आपस में लड़ाने की चाल चली गई, जिसको हम कहते हैं फूट डालो और राज करो की नीति। बाद में ब्रिटिश भी इसको अपनाता है। आशा करता हूं कि ये लाइन आप समझ पा रहे होंगे, जो परिप्रेक्ष्य है उसको आप समझ पा रहे होंगे। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, यहां तक सारी बातें समझ पा रहे हैं। यही अंजाम था जिसने आजमगढ़ की स्थापना की थी। चलिए,
तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर निजाम सारी बात समझ पा रहे हैं, एक बार सभी बच्चे कंफर्म करेंगे। आगे हम क्या देखते हैं कि आगे साहू जी इस संघर्ष में मुगलों का अंदाजा बिल्कुल ठीक था। मुगलों का मराठों के संदर्भ में अंदाजा ठीक था। मराठों के संदर्भ में अंदाज क्या था? अंदाजा ठीक था। जैसे ही वस्तुतः जैसे ही साहू ने मराठा क्षेत्र में प्रवेश किया, जैसे ही साहू ने मराठा क्षेत्र में प्रवेश किया, उन्हें किससे मिला? या उन्हें ताराबाई गुट से चुनौती मिली, जिसका समाधान एक युद्ध के माध्यम से ही हो सका। जिसका समाधान एक युद्ध के माध्यम से ही हो सका। एक युद्ध के माध्यम से ही हो सका। और यह युद्ध था, युद्ध कौन सा होता है? युद्ध है आपका 1707 में खेड़ की लड़ाई होती है। थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी ले रहे हैं। खेड़ की लड़ाई होता है। इसमें क्या होता है? इस युद्ध में साहू ने मराठों के प्रमुख सरदार बालाजी विश्वनाथ समेत सभी को अपने पक्ष में मिलाकर क्या कर लिया? सभी को अपने पक्ष में मिलाकर, विश्वनाथ समेत सभी को अपने पक्ष में मिलाकर क्या कर लिया? यह युद्ध जीत लिया। इस युद्ध में साहू ने मराठों के प्रमुख सरदार बालाजी विश्वनाथ समेत अन्य सभी को अपने पक्ष में मिलाकर युद्ध में विजय हासिल की। मिलाकर विजय प्राप्त कर ली। इस तरह से हम क्या देखते हैं? अब साहू यहां पर शासक बनने में कामयाब होता है, छत्रपति पद पर पहुंचने में सफल होता है। छत्रपति पद पर मुगलों का मराठों के संदर्भ में अंदाजा ठीक था। वस्तुतः जैसे ही साहू ने मराठा क्षेत्र में प्रवेश किया, उन्हें ताराबाई गुट से चुनौती मिली, जिसका समाधान एक युद्ध के माध्यम से ही हो सका। युद्ध कब होता है? 1707 में खेड़ की लड़ाई होती है। और इस युद्ध में साहू ने मराठों के प्रमुख सरदार बालाजी विश्वनाथ समेत अन्य सभी को अपने पक्ष में मिलाकर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं? इस प्रकार से यह एक बन जाता है, यह एक छत्रपति बनने में कामयाब हो जाता है। इस काल में हम क्या देखते हैं? इस काल में आगे हम क्या देखते हैं? आगे साहू ने बालाजी विश्वनाथ को के लिए विशेष पद बनाया। पद सेना करते का बनाया, यानी सेना का संगठन करता। एक विशेष पद बनाया, सेना का संगठन करता। विशेष पद सेना करते का पद बनाया तथा उन्हें 1713 ईस्वी में पेशवा पद पर भी नियुक्त किया। पेशवा पद पर रहते हुए बालाजी विश्वनाथ अत्यंत शक्तिशाली प्रशासक बनकर उभरा। पेशवा पद पर रहते हुए बालाजी विश्वनाथ क्या होते? बालाजी विश्वनाथ अत्यंत शक्तिशाली प्रशासक बनकर उभरे। इसके पश्चात अन्य पेशवाओं ने भी अपनी शक्ति का भरपूर प्रयोग किया, बनकर उभरे। वस्तुतः उभरे। इनके
उत्तराधिकारियों ने भी शक्ति का भरपूर प्रयोग कर क्या कर लिया, प्रयोग कर मराठा साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अतः इस काल को महत्वपूर्ण योगदान दिया। चूंकि इस विस्तार में पेशवा का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, पेशवा का महत्वपूर्ण स्थान रहा था या महत्वपूर्ण योगदान रहा था, अतः इस काल को क्या कहा जाता है, इस काल को पेशवा काल कहा जाता है, पेशवा का काल कहा जाता है। पहले का काल छत्रपति का काल होगा, काल कहा जाता है। ये भूमिका सिर्फ यही समझने के लिए बनाई गई। हमने क्या देखा, आगे साहू ने बालाजी विश्वनाथ के लिए विशेष पद बनाया। पद का नाम था सेनाकर्ते। सेनाकर्ते का मतलब होता है सेना का संगठन करता, और उन्हें 1713 में पेशवा पद पर भी नियुक्त किया। एक तरह से यह पद बेहद शक्तिशाली हो जाता है। मैं 1 मिनट के लिए बोर्ड पर आता हूं। यह बेहद शक्तिशाली हो जाता है जब पेशवा को हम देखेंगे। पेशवा पद तो शिवाजी के शासनकाल से था और वो प्रशासन का एक तरह से प्रमुख हुआ करता था। भूराजस्व प्रशासन पर, सामान्य प्रशासन पर पेशवा का ही नियंत्रण होता था। तो सामान्य प्रशासन पर पेशवा का नियंत्रण तो था ही, लेकिन अब सेना पर भी नियंत्रण दे दिया। एक तरह से आप देखें कि बहुत ही शक्तिशाली पद हो गया, जैसा कि छत्रपति का पद होता है, उससे ठीक जूनियर जैसा पद हो गया। जैसे बैरम खां शक्तिशाली था, वकील ए मुतलक पद पर रहते हुए, लगभग पेशवा वैसा ही पद हो गया। तो यानी इतना शक्तिशाली पद रहा कि अब वह स्वतंत्र रूप से भी अपने योजना को लागू कर सकता है। और न केवल बालाजी विश्वनाथ ने, बल्कि उनके सभी उत्तराधिकारियों ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और धीरे धीरे सारी शक्ति केंद्रित होती चली गई पेशवा के पद के साथ। इसलिए इस काल को हम कहते हैं पेशवा के का काल या पेशवा के अधीन मराठा साम्राज्य का विस्तार। यहां पर छत्रपति पद तो है, लेकिन वह साइलेंट हो गया है, उस पर बहुत अधिक उसका नाम हम नहीं सुनते। उन्हें 1713 में पेशवा पद पर भी नियुक्त किया। पेशवा पद पर रहते हुए बालाजी विश्वनाथ अत्यंत शक्तिशाली प्रशासक बनकर उभरे। इनके उत्तराधिकारियों ने भी शक्ति का भरपूर प्रयोग कर मराठा साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस वजह से हम क्या देखते हैं, योगदान दिया। इस वजह से इस संपूर्ण काल को, चूंकि इस विस्तार में पेशवा का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, अतः इस काल को हम क्या कहते हैं, पेशवा का काल कहते हैं। पेशवा के द्वारा जो विस्तार किया गया उसके लिए हम इसको पेशवा का काल कहते हैं। ठीक है। हाँ, प्रथम पेशवा तो नहीं थे, ध्यान रखिएगा, प्रथम पेशवा नहीं होंगे। पेशवा का पद पहले से चला आ रहा था। जब हम शिवाजी के अष्टप्रधान को देखते हैं तो पेशवा वहां पर भी आपको दिखाएगा पहला ही अधिकारी होगा। अगर यह पूछा जाए कि प्रथम पेशवा क्या बालाजी विश्वनाथ थे, यह टेक्निकली गलत हो जाएगा। लेकिन यह बात सही है कि पहले के पेशवा बहुत शक्तिशाली नहीं थे। उन्होंने अपने पद का उतना सदुपयोग नहीं किया जितना बालाजी विश्वनाथ ने किया। कभी कभी हम क्या देखते हैं, जैसे आप जानते हैं कि भारत सरकार में बहुत सारे पद होते हैं। जैसे एक पद हुआ करता है प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार का, नाम सुना है कभी? प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार का एक पद होता है। अब कोई संवैधानिक पद नहीं है, प्रधानमंत्री अपने लिए सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति करते हैं। सुरक्षा सलाहकार का पद हर दिन से रहा है, लेकिन अजीत डोभाल के समय वो कैसे प्रमुखता पा लेता है। अजीत डोभाल का नाम आपने सुना होगा, भी सुरक्षा सलाहकार। तो अजीत डोभाल के समय वह पद सर्वश्रेष्ठ रूप में उभर करके सामने आता है, संजना पाल। इसी तरह से पेशवा का पद पहले से था, लेकिन उसका प्रयोग करने वाला अधिकारी उतना योग्य नहीं था। तो बालाजी विश्वनाथ के समय से यह पद बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए इतिहास में यह नाम दर्ज कराने में सफल होता है। ठीक है, इसको दर्ज कराने में हम क्या देखते हैं, उसको सफल होता है। फिर हम देखते हैं जो प्रमुख पेशवा हो जाएगा इस काल के बाद, यानी 1713 के पश्चात, 13 के पश्चात प्रमुख पेशवा
कौन हो जाते हैं? तो पहला जो हो जाएगा वह हो जाएंगे बालाजी विश्वनाथ। 17 से पहले भी पेशवा थे, लेकिन 1713 के बाद जो होगा वह होगा बालाजी विश्वनाथ। नाम है बालाजी विश्वनाथ, और ये 1713 में बनते हैं 1720 तक। कभी कभी 19 भी होता है, क्योंकि 19 में ही इनका देहांत हो जाता है, तो 1719 भी हम कह सकते हैं। वैसे 20 मैंने सीधा कर दिया, क्योंकि इसके तुरंत बाद दूसरे पेशवा का कार्यकाल शुरू हो जाता है। यहाँ जो 3-4 प्रमुख पेशवा बनते हैं, उसके बाद क्योंकि यहां से शुरू करेंगे तो अब ब्रिटिश काल में जाकर के इसको समाप्त कर देंगे, यानी जब शासन का अंत हुआ वहां तक इसको लेके चलेंगे, ताकि फिर दोबारा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं रही। ऐसा आज मैंने सुबह के क्लास में भी किया था, आज वहां पर भी मैंने पेशवा वाला ही भाग पढ़ाया था, लेकिन वहां पर चूंकि तेजी से चलते हैं, इतना समय नहीं होता है वहां पर कि रुक करके एक एक बातों को समझा सके, तो इस आधार पर हम क्लास को नहीं हटा सकते हैं कि वहां मैंने पढ़ा दिया, जाके देख लेना। मुझे तो दोबारा ही पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपके बैच के लिए अलग से पढ़ाऊंगा। तो यहां हम क्या देखते हैं, बालाजी विश्वनाथ हैं जो सबसे पहले पेशवा पद पर एकदम से आगे आते हैं। क्या ये शिवाजी के ही उत्तराधिकारी थे? बिल्कुल उत्तराधिकारी थे। जो भी मैंने तो यहां तो बता दिया था, कहां आप लोग रहते हैं। जब मैंने ये बता दिया था, यहां देखो शिवाजी और संभाजी का काल है। संभाजी कौन है? शिवाजी के पुत्र है, जिनको कि मार दिया गया था। ये हम लोगों ने पढ़ लिया, आप लिंक नहीं कर पा रहे। फिर देखते हैं राजाराम और ताराबाई का काल है। ये पूरा का पूरा यही लाइन लिखा हुआ है कि शिवाजी का जब देहांत होता है तो संभाजी छत्रपति बनते हैं। संभाजी को लेकिन औरंगजेब ने मार दिया, फांसी पर लटका दिया। तो संभाजी के मरने के बाद कोई छत्रपति औपचारिक तो नहीं बनता है, लेकिन राजाराम जो शिवाजी के दूसरे बेटे थे, उन्होंने छत्रपति का पद संभाला। लेकिन जब छत्रपति राजाराम की मृत्यु हो जाती है तो फिर वहां पर जो उत्तराधिकारी है वह अल्पवयस्क है, बच्चा है। तो बच्चा होने की वजह से उनकी विधवा यानी उनकी माता ताराबाई प्रतिशासिका बन जाती है। इसी दौरान क्या होता है कि संभाजी का एक बेटा था साहूजी महाराज, उसको औरंगजेब ने कैद कर लिया था, और साहूजी महाराज को फिर छोड़ भी दिया जाता है ताकि दोनों में युद्ध हो सके। और फिर साहूजी महाराज ने पराजित किया जो दूसरा गुट था, और वो छत्रपति बन गए। अगर छत्रपति के पद पर देखा जाए कौन बैठा है, तो कई शासक हमारे पास आ जाएंगे। जैसे हम देखें, शिवाजी है, संभाजी है, राजाराम है, शिवाजी द्वितीय है, फिर हम साहू जी को देखेंगे, और साहू जी के बाद छत्रपति का पद समाप्त हो जाता है। इसके बाद कोई पद पर आता नहीं। तो एक बार जरूर इसको पढ़िएगा, नहीं तो हम मुझसे पूछते रहेंगे और मैं यहां पर भटकाव का शिकार होता रहूंगा। तो बालाजी विश्वनाथ की अगर हम चर्चा करें तो यह क्या था? एक तरह से ब्राह्मण था, और इसने यह क्या था? यह एक ब्राह्मण था, तथा इन्होंने एक छोटे राजस्व अधिकारी के पद से आगे बढ़ते हुए पेशवा का पद प्राप्त किया था। ये बहुत छोटे से पद से ये आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़ा पद नहीं था, बहुत संघर्ष करके ये आगे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे ये क्या बनते हैं? पेशवा के पद पर समझ जाते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा कि पेशवा पद पर ये पहुंच जाते हैं। फिर ये इसके बाद क्या होता है? 1713 में इनके पेशवा पद पर पहुंचने के पश्चात मराठों का क्या होता है? मराठों का विस्तार पुनः प्रारंभ होता है। के पश्चात मराठों का फिर से विस्तार प्रारंभ होता है। इसी दौरान क्या होगा? प्रारंभ होता है, इसने मुगलों के क्षेत्र में लगातार चौथ तथा सरदेशमुखी वसूलने पर बल दिया। ऐसा इसलिए ताकि टैक्स अगर बढ़ेगा तभी तो सेना बन पाएगी।
इसने लगातार प्रयास किया कि मुगलों के क्षेत्र से चौथ और सरदेशमुखी वसूला जाए। इन्हें एक व्यापक अवसर कब मिलता है? 1719 में। 19 में इन्हें एक व्यापक अवसर प्राप्त हुआ, एक व्यापक अवसर प्राप्त हुआ जब मुगलों के दक्षिणी प्रांत का सूबेदार या दक्षिणी प्रांत के सूबेदार कौन थे? सूबेदार एक अब्दुल्ला था और एक हुसैन था। दक्षिणी प्रांत के सूबेदार हुसैन अली ने इनसे क्या किया? इनसे एक समझौता किया, एक विशेष समझौता किया। इनसे एक विशेष समझौता किया, इनसे एक विशेष समझौता किया मुगलों के दक्षिणी प्रांत के सूबेदार। समझौते का जो मुख्य बिंदु था वह क्या होगा? समझौते का मुख्य बिंदु जो हो जाएगा वह होगा कि मराठों को क्या मिला? मराठों के छत्रपति शाहू जी को 10,000 मनसबदारी दी गई। 10,000 मनसबदारी दी गई, मनसबदारी दी जाती है। ठीक है, बदले में क्या किया गया? बदले में साहू ने क्या किया? साहू जी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली या मुगलों की सर्वोच्चता को मान्यता दे दी, सर्वोच्चता को मान्यता दे दी, मान्यता दे दी। कहा चलो भैया आप सर्वोच्च हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बदले और मिलता है, मराठों को मुगलों के सभी 6 प्रांत में, मुगलों के सभी 6 प्रांतों में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार मिला। चौथ तथा सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार मिला, वसूलने का अधिकार मिला। बदले में क्या होता? क्या देखें, एक एक चीज को देखेंगे। 1719 में उन्हें एक व्यापक अवसर प्राप्त हुआ जब मुगलों के दक्षिणी प्रांत के सूबेदार, मुगलों के दक्षिणी प्रांत के सूबेदार हुसैन अली ने इनसे एक विशेष समझौता किया। समझौते का मुख्य बिंदु क्या है? मराठों के छत्रपति साहू जी को 10,000 मनसबदारी दी गई। बदले में साहू जी ने मुगलों की सर्वोच्चता को मान्यता दे दी। कहा चलो कोई बात नहीं, आप सर्वोच्च रहिए। मराठों को मुगलों के सभी 6 प्रांतों में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे दिया गया। और बदले में क्या करना पड़ता? बदले में इनको करना पड़ता, वहां पर कानून व्यवस्था की स्थापना करनी पड़ती। मराठों को मुगलों के सभी 6 प्रांतों में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया गया। बदले में मराठे क्या करते? बदले में मराठों द्वारा इन प्रांतों में कानून व्यवस्था की स्थापना की जाती, कानून व्यवस्था की स्थापना की जाती तथा मुगलों को 10 लाख रुपया वार्षिक देना पड़ता। मुगलों को 10 लाख वार्षिक कर देना पड़ता। साथ ही उपरोक्त के अतिरिक्त क्या करना होता? अतिरिक्त मराठों को मुगलों को सैन्य सहायता दी जानी थी। मराठों द्वारा मुगलों को सैन्य सहायता दी जाती, सैन्य सहायता दी जाती। यह इतना व्यापक समझौता था, यह इतना महत्वपूर्ण समझौता था, यह समझौता इतना महत्वपूर्ण था। इस समझौते को, यह समझौता इतना महत्वपूर्ण था कि इस समझौते को क्या कहा जाता है? इस समझौते को
मराठा इतिहास में या समझौते को मराठों का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महाअधिकार पत्र, महाअधिकार पत्र कहलाता है, अधिकार पत्र कहा जाता है, इसे महाअधिकार पत्र कहा जाता है। एक बार मैं बैक करता हूं क्योंकि बैक से पीछे आऊंगा, थोड़ा सा पढ़ते हुए समझाते हुए आऊंगा। अब देखिए जो समझौता होता है, समझौते के जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या है? मराठों के छत्रपति साहू जी को 10 जारी मनसबदारी दी गई। बदले में साहू जी ने मुगलों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। मराठों को मुगलों के सभी 6 प्रांतों में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार मिला। बदले में मराठों द्वारा इन प्रांतों में कानून व्यवस्था की स्थापना की जाती तथा मुगलों को 10 लाख वार्षिक कर देना पड़ता। उपरोक्त के अतिरिक्त मराठों द्वारा मुगलों को सैन्य सहायता दी जाती और यह समझौता इतना महत्वपूर्ण था, इस समझौते को मराठों का मैग्ना कार्टा यानी महाधिकार पत्र कहा जाता है। अब देखिए मराठे और मुगल के बीच में संघर्ष लगातार होता रहा, बहुत दिन से हो रहा है। तो मराठों और मुगलों के बीच में संघर्ष हो रहा है तो मुगल हमेशा मराठों को नीची निगाह से देखते हैं। जैसे औरंगजेब को देखेंगे तो वो कहता था शिवाजी के बारे में, शिवाजी महाराज के बारे में कहा जाता था कि यह पहाड़ी चूहा है। ये क्या है? कुछ नहीं है, एक भूमिया है। भूमिया मतलब है जमींदार है, छोटा मोटा जमींदार है और वो विद्रोह करता है। वो राजा ही मानने को तैयार नहीं था, ये एक शक्ति है, इस रूप में मान्यता देने को औरंगजेब तैयार नहीं था। कहता ये पहाड़ी चूहा भूमिया है। भूमिया मतलब जमींदार है, छोटा मोटा जमींदार को हम भूमिया कहते हैं। तो औरंगजेब अब वैल्यू देने के लिए तैयार नहीं, जबकि औरंगजेब ने मराठों को कुचल भी डाला। लेकिन फिर हम देखते हैं रिवाइव करता है मराठा और अब इस स्थिति में आता है कि मुगल सूबेदार ने खुद ही कहा कि आप मेरे प्रांत में आकर के चौथ सरदेशमुखी वसूलिए, कानून व्यवस्था की रक्षा कीजिए और आपके राजा को मैं मान्यता देता हूं, छत्रपति को मान्यता देता हूं और 10,000 का मनसबदारी भी देता हूं। 10,000 का मनसबदारी जनरली राजा वगैरह को, बड़े राजा को दिया जाता था। तो बहुत बड़ी बात हो गई मराठों के लिए। तो इससे अच्छी हो ही बात नहीं हो सकती है कि मुगलों ने एक तरह से उनके प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लिया कि आप अपने क्षेत्र में, और भी कहा गया जो स्वराज का क्षेत्र है यानी जो शिवाजी के द्वारा जीता हो गया क्षेत्र है उस पर भी मान्यता दे दी गई। बदले में क्या करना था? थोड़ा टैक्स देना था, कानून व्यवस्था की स्थापना करनी थी और अगर मांगा जाता तो सैन्य सहायता भी दी जानी थी। तो एक तरह से मराठों के लिए इतना बड़ा ये सौदा था, इतना महत्वपूर्ण था कि रिचर्ड टेम्पल ने क्या कहा, यह मराठों का मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा एक शब्द है जो यहां प्रयोग में नहीं लाया जाता है, असल में यह लंदन में यानी ब्रिटेन में प्रयोग में लाया जाता है और उसके लिए हम लोग वैश्व इतिहास में पढ़ेंगे। मैग्ना कार्टा जब संसद को जब अधिकार मिला था राजा पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, उस दिन जो अधिकार पत्र पर साइन किए गए थे राजा के द्वारा, उसको मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो ऐसे बहुत बड़े चेंज के लिए हम मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहास में कई बार ये शब्द आपका प्रयोग में आएगा। इस तरह से तो क्या देखते हैं कि एक तरह से बहुत बड़ी यहां पर क्षमता मिल जाती है, बहुत बड़ा प्रभाव स्थापित हो जाता है मराठों का। इस समझौते का अंतिम परिणाम क्या था? इसी समझौते के तहत बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में मराठा घुड़सवार सैनिकों ने दिल्ली जाकर फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने में हुसैन अली की मदद की। दिल्ली जाकर बादशाह फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने में सैयद बंधु की मदद की। इस समझौते का ही परिणाम था कि मराठे अब उन क्षेत्रों पर फैल गए। समझौते का ही परिणाम था कि मराठों को स्वराज के साथ यानी मराठों को शिवाजी द्वारा जीते गए क्षेत्र के साथ मराठों का नियंत्रण, ऐसे कर देते हैं, मराठों का नियंत्रण
शिवाजी के स्वराज क्षेत्र से भी अधिक क्षेत्र पर हो गया, स्वराज क्षेत्र से भी बड़े क्षेत्र पर हो गया, बड़े क्षेत्र पर हो जाता है। मराठों का नियंत्रण बहुत बड़े क्षेत्र पर, ध्यान रखिएगा शिवाजी का स्वराज क्षेत्र क्या है, यानी जो शिवाजी के द्वारा जीता गया क्षेत्र था उसको शिवाजी मराठे क्या कहते हैं, स्वराज क्षेत्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, स्वराज क्षेत्र कहते हैं। इसी समझौते के तहत बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में घुड़सवार सैनिक कहां जाते हैं, मराठा घुड़सवार सैनिक दिल्ली जाते हैं, बादशाह फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने में सैयद बंधु की मदद करते हैं। इस समझौते का ही परिणाम था कि मराठों का नियंत्रण शिवाजी के स्वराज क्षेत्र से भी बड़े क्षेत्र पर हो गया, जो शिवाजी को संघर्ष करना पड़ रहा था। और यहां पर बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में यह आसानी से प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, आसानी से हम प्राप्त कर लेते हैं, जबकि शिवाजी को आप देखिए कितना संघर्ष करना पड़ा था। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि मराठों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है कि अब मराठा शक्ति को सबसे बड़े साम्राज्य मुगल साम्राज्य के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि यह एक महाअधिकार पत्र के बराबर था। 1719 में यह महाअधिकार पत्र दिया जाता है। फिर हम क्या देखते हैं, 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई, विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। ठीक है, हमने क्या देखा कि यहां पर 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। अब दूसरे पेशवा का काल प्रारंभ होगा। बहुत अधिक नहीं लेते, लेकिन इतना है अपने पास मैटर, यहां पर इतना मैटर दिया जा रहा है एनसीईआरटी में कि आसानी से सारी बातें आप क्लियर करके चल सकते हैं। फिर हम देखते हैं दूसरे पेशवा यहां पर आते हैं, बाजीराव प्रथम इसका नाम है। दूसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा बाजीराव प्रथम। बाजीराव नाम से पहला शासक है, इसलिए प्रथम लिखते हैं कि दूसरा भी हुआ है। और यह है 1720 से 1740 ईस्वी तक इनको हम देखते हैं शासन करते हुए। यह क्या था, बालाजी विश्वनाथ के ही पुत्र थे, बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। और इनके काल में पुत्र थे, इनके पेशवाई के काल में मराठा साम्राज्य का व्यापक विस्तार हुआ। मराठा साम्राज्य का चारों तरफ विस्तार हुआ, चारों तरफ यहां पर मराठा साम्राज्य का विस्तार होता है। इनके शासनकाल में ये बहुत ही मजबूत योद्धा होते, बहुत ही मजबूत होते। माना जाता है कि हाँ, पॉलिटी में भी पढ़ा है, चलिए बहुत बढ़िया। हमने क्या देखा कि माना जाता है कि शिवाजी के पश्चात इन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है, द्वितीय संस्थापक माना जाता है, माना यह भी जाता है कि शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध के ये सबसे बड़े प्रतिपादक। माना जाता है कि शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध जिसको हम कहते हैं छद्म युद्ध या छिपकर किया जाने वाला युद्ध जो क्या कहलाएगा, वह गुरिल्ला वार कहलाएगा। गुरिल्ला मतलब गुरिल्ला कैसे करता है, छिप करके वार करता है, वाला युद्ध। क्या लिखा हमने, इन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। माना यह भी जाता है शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध यानी छिपकर किया जाने वाला युद्ध, गुरिल्ला युद्ध के सबसे बड़े प्रतिपादक थे, यानी सबसे बड़े प्रयोक्ता थे, ऐसा कह सकते हैं। इन्होंने क्या किया, मराठा साम्राज्य को बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तारित करने की कोशिश की। 1730 में हुई तो 1720 तक ही क्यों पेशवा रहे,
1730 में लिख दिया क्या मैंने मंदाकिनी दुबे? एक बार मैं देख लेता हूं। 1720 यहां लिखा है क्या? यहां 1730 लिख दिया था, यहां भी तो 20 ही है ना। मतलब आप लोग भी जो है ना, मतलब गजब का दिमाग पाता है आप लोग। 70 कहां से लिख दिया मैंने? 70-20 की बात हो रही है ना। आपने सुन लिया और चैट भी कर दिया, मैं डिस्टर्ब भी हो गया। कहां 70-30 लिखा हुआ है? जब 70-20 में ये आ जाते हैं, और स्पष्टतया मैंने लिखा हुआ था कि यहां पर 70-20 में इनकी मृत्यु होती है। जब लिखा हुआ है तो 70-30 में ये मृत्यु क्यों हो जाएगा? मुझे नहीं समझ में आया। कहां कहां से आप सोच लेते हो, क्या क्या सोचते हो, समझ नहीं आता है। इन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। माना यह भी जाता है कि शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध यानी छिपकर किया जाने वाले युद्ध के ये सबसे बड़े प्रतिपादक हो जाते हैं। सबसे बड़े प्रतिपादक हो जाते हैं। इसमें हमने क्या देखा? इसके अधीन हम क्या देखते हैं कि इसके नेतृत्व में एक तरह से 1740 तक यानी 1740 तक इनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का विस्तार दक्षिण के साथ उत्तर के गुजरात, मालवा यानी नर्मदा नदी के उस पार भी ये पहुंच जाते हैं। वहां आपका बुंदेलखंड वगैरह के आसपास देखेंगे ये पहुंच जाते हैं। मालवा हो जाएंगे, बुंदेलखंड हो जाएंगे, गुजरात हो जाएंगे। गुजरात लिखा। मराठा साम्राज्य का विस्तार दक्षिण के साथ उत्तर के गुजरात, मालवा तथा बुंदेलखंड तक हो गया। बुंदेलखंड तक हो गया। जो आप झांसी वगैरह देखते हैं, आज भी मैंने बताया था कि झांसी वगैरह भी इनके प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है। बड़े क्षेत्र में हम इनका विस्तार हम देखते हैं। इनमें हम क्या दिखता है? इसके काल में हम बड़े क्षेत्र पर विस्तार होते हुए देखते हैं। और इसमें हमने क्या देखा कि धीरे धीरे इसने क्या किया? इसने हैदराबाद के निजाम को भी बारंबार पराजित किया। निजाम को भी बारंबार पराजित किया। क्योंकि निजाम एक शक्तिशाली शासक था, उसको बार बार पराजित करना जरूरी था। क्योंकि जैसे ही निजाम को मौका मिलता वैसे ही वह प्रभावी हो जाता। वैसे भी हम क्या देखते हैं कि यहां पर प्रभावी हो जाता है। जैसे ही निजाम को यहां पर मौका मिलता वैसे ही प्रभावी हो जाता। फिर हमने क्या देखा कि इसने एक तरह से बार बार पराजित किया। इन्होंने जंजीरा एक द्वीप है, जंजीरा के सिद्दी जो क्या थे? एक तरह से नौसैनिक हुआ करते थे, नौसैनिक शक्ति के धनी थे। सिद्दी को 1733 ईस्वी में पराजित किया तथा पुर्तगालियों को पराजय देकर या पुर्तगालियों से सालसेट तथा वसीन का क्षेत्र छीन लिया। सालसेट तथा वसीन को हम एक कहते हैं वसई क्षेत्र छीन लिया। फिर आप देखेंगे इसको आगे चल करके मुगलों से अंग्रेजों से संघर्ष होता है। इसने जंजीरा के सिद्दी से, एक्चुअली क्या था, सिद्दी एक जनजाति है जो लूट मार करती रहती थी और यह नौसैनिक शक्ति की धनी थी। पहले ये सपोर्ट ही किया करता था मराठों का, लेकिन बाद में हम क्या देखते हैं, इसके खिलाफ हो जाता है। तो यहाँ पर इन सिद्दियों का भी दमन किया गया और इसी बहाने पुर्तगालियों का भी दमन किया गया। और उससे सालसेट एक बहुत ही प्रमुख द्वीप है और वसीन भी प्रमुख द्वीप है, वह छीन लिया गया पुर्तगालियों से। एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी बालाजी विश्वनाथ की, बाजीराव फर्स्ट की। क्योंकि इसने हम क्या देखा, इसने यहां पर इस क्षेत्र में यह प्रभावी हो रहा था। इसके ही काल में हम क्या देखते हैं, इनके ही काल में मराठा क्या हो जाता है, मराठा राज्य एक साम्राज्य के रूप में स्थापित हो गया। साम्राज्य के रूप में स्थापित हो जाता है। मराठा राज्य एक साम्राज्य के रूप में स्थापित हो जाता है, यानी बहुत बड़ा राज्य बन जाता है।
तीसरा नंबर देखें, एक तीसरा जो पेशवा बनता है वह बनता है बालाजी बाजीराव। यह आपके होते हैं 1740 से 1761। यहां ये प्रमुख पेशवा है। इनके शासनकाल में हम क्या देखते हैं कि मराठा साम्राज्य का विस्तार पंजाब तक हो जाता है। इनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य का विस्तार ओडिशा से लेकर बंगाल तक हो गया। बंगाल तथा उत्तर में पंजाब तक हो गया। पंजाब तक हो गया। एक बहुत बड़ा क्षेत्र विस्तार होता है जिसकी आवश्यकता वैसे नहीं थी। वैसे इतिहास को तो हम पीछे उलट के नहीं पढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, ये जो आप भाग देख रहे हैं, ये जो पिंक कलर का ऑरेंज कलर का भाग आप देख रहे हैं, यह मराठा साम्राज्य। अब यहां मैसूर है, ये निजाम है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब यहां से यह साम्राज्य शुरू होता है। अब देखिए, पूरा ओडिशा, बंगाल का बहुत हद तक भाग लेते हुए, दिल्ली वगैरह सब लेते हुए पंजाब तक हम एक छत्र राज्य स्थापित करते हैं। इतने बड़े राज्य की स्थापना कर दी। एक समय इतना बड़ा मुगल हुआ करता था, लेकिन बालाजी बाजीराव के काल में यह साम्राज्य सुदूर पंजाब तक फैल गया। अब मराठों का केंद्र यहां पर है, लेकिन यहां से फैलते हुए हम ऊपर तक चले गए। अनावश्यक विस्तार हुआ। अनावश्यक विस्तार जैसे ही साम्राज्य का होगा, वैसे ही विघटन की समस्या खड़ी हो जाएगी, जैसा कि हमने पहले भी मुगल शासक के साथ देखा। इनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य का विस्तार ओडिशा से लेकर बंगाल और पंजाब तक यहां पर हो जाता है। ठीक है, पंजाब तक हो जाता है। पंजाब तक यहां पर इसका विस्तार हो जाता है इनके शासनकाल में। अब हम क्या देखते हैं, लेकिन यह इतना योग्य नहीं था। इसके काल की एक महत्वपूर्ण घटना और होती है। इनके काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी कि मराठा प्रशासन का वास्तविक प्रभार किसके साथ स्थापित हो जाना? वास्तविक प्रभार पेशवा के साथ स्थापित हो जाना। वास्तविक प्रभार पेशवा के साथ स्थापित हो जाना। अब एक हम घटना देखेंगे कि क्या यहां पर घटना होती है, अगर समय है तो, क्योंकि तुरंत फिर दूसरी क्लास प्रारंभ होने जा रही है। जो 7 बजे है, तुरंत दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी। बालाजी बाजीराव है। इनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य का विस्तार ओडिशा से लेकर बंगाल तथा उत्तर में पंजाब तक हो जाता है। और इनके काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी मराठा प्रशासन का वास्तविक प्रभार पेशवा में स्थापित हो जाना, पेशवा के साथ स्थापित हो जाना। यहां अगर हम घटनाक्रम को हम लेते हैं तो क्या घटनाक्रम निकलता है, जरा इसको देख लेते हैं ताकि समझने में सहूलियत हो जाए। 1749 में क्या होता है? 1749 में मराठों का क्या होता है? मराठों के छत्रपति साहू महाराज की मृत्यु हो जाती है। साहू महाराज की मृत्यु हो गई, जबकि उन्हें कोई उत्तराधिकारी नहीं था। यानी कोई पुत्र वगैरह नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं था। ऐसे में क्या होता है? ऐसे में विभिन्न मराठा सरदारों के मध्य एक समझौता हुआ। एक समझौता हुआ जिसके तहत छत्रपति का पद समाप्त कर दिया गया, या छत्रपति पद की शक्तियां इसमें समाहित हो गई, पेशवा में समाहित हो गई।
पेशवा में समाहित हो गई। अब क्या होता है? समाहित हो गई। इसे क्या कहते हैं? इसे 1750 का सगोला पैक्ट कहा जाता है। सगोला पैक्ट कहा जाता है। आउट ऑफ एनसीईआरटी होगा। 1750 का सगोला पैक्ट कहा जाता है। कहा जाता है। इसके पश्चात क्या होता है? इसके पश्चात पेशवा मराठा प्रशासन का, पेशवा मराठा या मराठों का वास्तविक प्रमुख बन गया। वास्तविक प्रमुख बन गया तथा शक्ति का केंद्र अब कहां स्थापित हो गया? शक्ति का केंद्र अब सतारा के स्थान पर पुणे स्थापित हो गया। सतारा के स्थान पर पुणे में स्थापित हो गया। स्थापित हो जाता है। पुणे में स्थापित हो गया। यहां अगर देखें तो सतारा कौन था? सतारा जो है वह था छत्रपति का मुख्यालय। छत्रपति का मुख्यालय था। और पुणे जो हो जाएगा वह हो जाएगा, पुणे किसका मुख्यालय होगा? पेशवा का मुख्यालय होगा। पेशवा का मुख्यालय हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसको, पुणे क्या होगा? पेशवा का मुख्यालय होगा, क्योंकि अब चेंज हो गया है। 1749 में मराठों के छत्रपति साहू महाराज की मृत्यु हो गई, जबकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ऐसे में विभिन्न मराठा सरदारों के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके तहत छत्रपति पद की शक्तियां पेशवा में समाहित कर दी गई। कहा जाता है समाहित हो गई, और 1750 का सगोला पैक्ट कहा जाता है। इसके पश्चात पेशवा मराठों का वास्तविक प्रमुख बन गया तथा शक्ति का केंद्र सतारा के स्थान पर पुणे में स्थापित हो गया। सतारा क्या है? छत्रपति का मुख्यालय होता था। पुणे क्या है? पेशवा का मुख्यालय। समय बिल्कुल नहीं बचा, क्योंकि दूसरा क्लास 1 मिनट के बाद ही शुरू हो जाना है। यही जो बैक टू बैक चलता रहता है ना दिन भर, इसकी वजह से अन्य कार्य करने के लिए समय नहीं मिलता है। तो मैं चाह रहा था कि समय को थोड़ा बेहतर तरीके से सेटल करें। आपके एनसीईआरटी के क्लास लगभग खत्म हो गए सभी सब्जेक्ट के, तो क्यों ना इसका सदुपयोग किया जाए, क्योंकि अब एक आध क्लास ही चल रहा है, तो एक आध क्लास के लिए आपको समय निकालना चाहिए। तो होगा तो मैं इसको 4 बजे शाम को शिफ्ट करूंगा क्लास को, ताकि और बेहतर तरीके से आप पढ़ सकें। ठीक है, आज के क्लास को यही एंड करेंगे। कल भी शाम को ही क्लास होनी है। कल भी क्लास शाम को ही होगी। कल भी क्या होता है? कल भी शाम को ही क्लास होगी। उसके बाद फिर हम मंडे से डिसाइड करेंगे क्लास होगी। कल भी शाम को ही क्लास होगी, क्योंकि मुझे थोड़ा मीटिंग में जाना है, आपके लिए ही कुछ कार्य करना है। तो वैसे तो सैटरडे जाते थे, लेकिन इस बार कल्चर वाला क्लास मेरा लगा हुआ है संडे को, जो कि 5-6 घंटे की क्लास होनी है। तो उसके लिए मुझे संडे को निकलना सैटरडे या संडे को कहीं जाना संभव नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर पहले ही थोड़ा मीटिंग वगैरह कर लेता हूँ। फिर मीटिंग के लिए मैं जा रहा हूँ, तो बेसिकली आने में सुबह देरी हो जाएगी। सुबह निकलना है जल्दी, तो देरी हो जाएगी। तो बेटर है कि इसलिए शाम को कर लेते। क्लास ऑफ करने से अच्छा था कि इसको शाम को कर लिया जाए। ठीक है, तो कल भी शाम को क्लास होगी। इजाज़त दीजिए। बाय एंड टेक केयर।